नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं नागपुर के डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ के भवन पे हूँ और यहाँ पर हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने पत्रकार परिषद में जो मुद्दे रखे हैं, किसानों को लेकर उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं कि जो कि महाराष्ट्र के किसानों की जो समस्या है वो सरकार हल करे। और साथ ही जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान अंबाझरी का जो सवाल है वो यहाँ पर अहम उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं। जो जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर में जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भवन बनाया जाए, वो जगह दी जाए। जो गरुड़ा मैनेजमेंट जो कंपनी को जो गवर्नमेंट ने जो जगह दी थी वो उसके ऊपर में जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जो है जो अंबेडकर भवन था वो गिराया था। इसके ऊपर भी तमाम सारी बातें जो है दमखम के साथ जो है राखी बिरला ने रखी है। तो आइए सुनते हैं ये पूरी पत्रकार परिषद जो है नागपुर के डिजिटल न्यूज पोर्टल संघ के भवन में हुई है। आइए जरा सुनते हैं। डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ के तमाम सदस्य, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आए हुए तमाम मीडिया के साथी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आज की इस प्रेस वार्ता के लिए, जो आप लोग इतने कम समय पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हुए। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा रहने वाला है वो प्रमुख तौर पर दो मुख्य विषय रहेंगे, जो कि पूर्ण रूप से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऐसे बोलूं चलेगा? चलेगा मैडम, चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी और किसान विरोधी जो चेहरा है उसको बेनकाब करेगा। और साथ के साथ आज का जो हमारा दूसरा विषय रहने वाला है वो राज्य में बैठी हुई, मुख्य तौर पर नागपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का, विरोध का और भ्रष्टाचार का जो नकाब है उसके ऊपर से पर्दे हटाने वाला है। हम सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज का जो पहला विषय है, आप सब लोग जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में कपास की खेती करने वाला सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा देश है। और भारत सरकार ने आज तक तीसरी बार इनकी सरकार को जनता ने मौका दिया, इन लोगों को जनता ने मौका दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर जनता ने, किसानों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन बीते 11 सालों में, 12 सालों में एक बार भी केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में, किसानों के समर्थन में, किसानों के उत्थान के लिए किसी भी प्रकार की कोई ठोस ना तो नीति बनाई गई, ना रणनीति बनाई गई। उसके उलट हम सब लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से जो कि कपास के हमारे किसान हैं, जो कपास का की खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको किस प्रकार से जो है ख़त्म करने के लिए एक तय षड्यंत्र सरकार की तरफ से किया गया। हाल ही में जब अमेरिका के द्वारा भारत के अलग अलग जो है व्यापार के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे, तो उसमें से एक बड़ा टैरिफ जो है वो अमेरिका ने कपास से निर्मित होने वाले परिधानों के ऊपर लगाया, जो कि 50% था। 50% कपास से बनाए जाने वाले परिधान, कपड़े जो कॉटन गुड्स हैं उसके ऊपर लगाया गया। इसके जवाब में हमें ये उम्मीद थी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो किसानों के हित में, खास करके नागपुर जहां पर आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस समर्थित केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कि वो
हमारे किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे, हमारे किसानों के हित में फैसले लेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां ये चीख चीख कर कहते थे हम किसानों के हित में है, 56 इंच के सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं किसी के आगे। लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाया गया कि जहां अमेरिका ने 50% टैरिफ जब हमारे कॉटन गुड्स पर लगाया, तो भारत के अंदर जो आयात शुल्क था, जो अमेरिका से आने वाले कॉटन गुड्स थे, उसके ऊपर आयात शुल्क महज 11% था। उसे बढ़ाने की बजाय हमें उम्मीद थी कि चाइना की तरह ही भारत भी मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को देगा। जैसे जब अमेरिका ने चाइना के टैरिफ गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने पलटकर एक मजबूत जवाब दिया, आंखों में आंखें डालकर 49% टैरिफ अमेरिका के आयात पर उन्होंने लगाया, जिससे कि अमेरिका को वहां से आने वाले जो कॉटन गुड्स थे वो महंगे पड़ने लगे। तो उनका नुकसान कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए अमेरिका की सेवा में हाजिर हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अपने देश के किसानों का गला घोटकर, अपने देश के किसानों के सपनों को तोड़कर, अपने देश के खास करके विदर्भ के कपास किसानों के सपनों को आर्थिक तौर पर उनको मजबूर कर उनको खुदकुशी की ओर धकेल कर अमेरिका के चरणों में नतमस्तक होते दिखाई दिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने 11% जो आयात शुल्क था भारत के अंदर अमेरिका से कॉटन गुड्स के आने वाला, उसे बढ़ाने की बजाय घटाकर 0 कर दिया, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि नागपुर स्थित आरएसएस के समर्थन से फल रही है, फूल रही है, पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। हर बार उनका किसान विरोधी चेहरा समय समय पर सामने आता है। आज महाराष्ट्र के अंदर तमाम किसान भाई कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक अच्छे मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फसलों की सही कीमत मिल सके, फसलों के सही दाम मिल सके, इसके लिए आंदोलन कर रही है। लेकिन आंदोलनकारियों को सिर्फ और सिर्फ लाठियां, सिर्फ और सिर्फ एफआईआर और सिर्फ हताशा और निराशा के अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। और ये और ज्यादा दुख का विषय है, और ज्यादा हैरानी और शर्म का विषय है कि जो विदर्भ का हमारा किसान, कपास का किसान है, वो वैसे ही कपास की खेती में बहुत कुछ ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं प्राप्त करता है, लेकिन उसको आर्थिक तौर पर मजबूती देने की बजाय, उसको जो है मौसम की मार का सही मुआवजा देने की बजाय, उनको प्रेरित करने की बजाय, सरकार की ओर से साथ देने की बजाय, केंद्र सरकार ने उनको खुदकुशी की ओर धकेलने का काम, आर्थिक तौर पर कमजोरी से और ज्यादा कमजोर करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले कपास किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जिस दिन ये टैरिफ को घटाकर 11 से 0 किया गया आयात शुल्क को अमेरिका से आने वाले कॉटन गुड्स के, तो सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसका विरोध करा। और आज पूरी मजबूती से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही थी, आज हम नागपुर की पूरी आम आदमी पार्टी की यूनिट इस बात को दोहराती है कि केंद्र की सरकार जल्द से जल्द इस आयात शुल्क को, जो कि 11% से घटाकर 0 किया गया है, इसको बढ़ाकर 50% करे, हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले, मौसम की मार से खराब हुई कोई भी फसल हो, कपास के साथ साथ अन्य कोई भी फसल हो, अगर वो मौसम की मार से खराब होती है तो उनको उचित मुआवजा मिले, फसलों का उचित दाम मिले, तमाम किसान भाइयों का कर्ज माफ हो, उनके ऊपर जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं
उन केसों को खत्म किया जाए और आर्थिक तौर पर सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारे किसानों को मजबूती देने का काम किया जाए। अगर हमारी सरकार ऋण माफी कर भी देगी तो भी कपास के ऊपर जो शून्य हमारा आयात शुल्क लगा है तो भी हमारा किसान इससे उभर नहीं पाएगा। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा अमेरिका से आने वाला कॉटन गुड्स है उसके ऊपर आयात शुल्क उतना ही लगाया जाए जितना कि अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है, जो भारत से कॉटन गुड्स जो है अमेरिका में जाते हैं। तो आज आपके माध्यम से डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैं ये बात सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने की किया जो है प्रयास कर रही हूं कि हमारे किसानों की जो दुर्दशा है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसमें सत्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ा सा तरस खाएं और अपने अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग ना करें और विदेशों की महिमा मंडल गुणगान और उनके आगे डरना और झुकना बंद करें। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, स्वदेशी को बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं, और दूसरी ओर जो स्वदेशी है, जो हमारे किसान हैं, वो किस प्रकार से खुदकुशी को गले लगा रहे हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, किस प्रकार से वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो मुझे लगता है स्वदेशी गुड्स को जो है प्रमोट करने के साथ साथ हमारे किसानों के भी अच्छे जीवन का रहन सहन को वो प्रमोट करें, उनके कर्ज को माफ़ करें, उनको बेहतर से बेहतर जो है मौके दें ताकि वो खेती में और बेहतर प्रदर्शन करें और देश को सक्षम बनाएं, देश को विकसित बनाएं। ये आज का हमारा पहला विषय था। और जो दूसरा सनसनीखेज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा, झूठा चेहरा और एक भ्रष्टाचारी चेहरे के ऊपर से पर्दा उठाते हुए नजर आएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मौजा अंबाझरी में स्थित 44 एकड़ जो जमीन है उसमें हुए घोटाले की, उसको गैर कानूनी तौर पर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मिलीभगत कर एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने की, और किस प्रकार से करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई, इन सब विषयों के ऊपर आज हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो मौजा अंबाझरी जो स्थित हमारा पार्क है, आप लोग सभी जानते हैं कि वो 24 एकड़ पार्क जो था, टोटल भूमि उसमें 44 एकड़ थी, लेकिन उसमें से जो 24 एकड़ जमीन थी वो एक गार्डन के तौर पर आम जनता के लिए हमेशा से सालों से खुलती आई थी, और 20 एकड़ के अंदर माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सांस्कृतिक भवन उसके अंदर था। लेकिन साल 2021 के अंदर जब देश और दुनिया में कोविड महामारी फैली हुई थी, तो नागपुर और महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार करने में जो है बिजी थी, और गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड को कौड़ियों के भाव 100 रुपए वार्षिक पट्टे के ऊपर 44 एकड़ जमीन को सौंप दिया गया, जिसका की बाजार मूल्य 2000 करोड़ है। मतलब कि 1 रुपए वार्षिक पट्टे के किराए के ऊपर जो है इस 44 एकड़ जमीन को गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क लिमिटेड को 2021 कोविड के दौरान उन्होंने सौंपा, जो कि बेहद शर्म की बात है, बेहद दुख की बात है कि किस प्रकार से एक संविधान निर्माता जिन्होंने देश के 85% मूल निवासियों की दशा और दिशा बदलने का काम करा, देश को महाग्रंथ संविधान देने का काम करा, देश की आधी आबादी महिलाओं के हित में
मजबूत कानून बनाने का काम करा और हमारी 85% मूल निवासी के हक और अधिकार को जगाने का और उनको उनके हक और अधिकार दिलाने का काम किया। ऐसे अंबेडकर जी के नाम पर जो हमारा सांस्कृतिक भवन था, उन्होंने कोविड के तौर पर बंदर बाट कर कौड़ियों के भाव बेचने का काम करा। और जब कोविड खत्म हुआ और आम लोगों के समक्ष जब ये बातें आई, तो हमारे सामाजिक संस्थानों ने, अंबेडकरवादी माताओं ने, बहनों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया। ये आंदोलन पूरे 272 दिन चला। साल 2023 के अंदर इस आंदोलन का में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए फक्र और गर्व की बात है कि मैं अंबेडकरवादी हूँ, दलित समाज की बेटी हूँ और अंबेडकर जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और जहाँ जहाँ देश भर में अंबेडकर जी से जुड़े हुए स्मारकों के ऊपर, इमारतों के ऊपर इस तरह का प्रहार होगा, तो हम मजबूती से वहाँ खड़े होंगे। और जब 272 दिन ये आंदोलन चला और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार, जब नागपुर की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम ने और एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जब हमने इस आंदोलन में भाग लिया, तो जो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आनन फानन में आंदोलनकारियों से बात करी और 5 जो है वादे उन्होंने जो है आंदोलनकारियों के समक्ष रखे, जो कि पूर्ण रूप से झूठे साबित हुए। वो वादे क्या थे, अभी हमारे सर जो कि उस आंदोलन को लेकर चल रहे थे वो उस पर प्रकाश डालेंगे, तो वो उनका एक झूठ अभी उजागर होगा। और दूसरा मैंने कहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार जो जुड़ा हुआ है वो पूर्ण रूप से ये है कि 180 करोड़ रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी है, इसकी चोरी पूर्ण रूप से करी गई, क्योंकि MTDS जो कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और गरुड़ कंपनी, इनके बीच एक सबलीज डीड हुई थी, जिसके अंदर 180 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई थी। ये हम विद डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देंगे, बताएंगे, आप इसे पढ़िएगा, देखिएगा, जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करिएगा। तो ये आज के जो 2 विषय थे, ये पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा आहत करने वाले, बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाने वाले और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के अंदर वैसे तो सबका ही 144 करोड़ देशवासियों का योगदान इस देश के निर्माण के लिए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसानों का और दलितों का देश के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन उनके खिलाफ हमेशा से संकीर्ण मानसिकता का परिचय और उनके विरोध में हमेशा से फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लेती आई हैं। तो वो क्या 5 झूठ थे जो कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के समक्ष रखे थे आंदोलन खत्म करने के लिए, और आज आंदोलन खत्म हुए लगभग 2 साल का समय हो गया है, लेकिन वो वादे अभी भी जो है झूठ के का पुलिंदा के तौर पर ही है। वो अभी तक वो वादे जो है सफल नहीं हुए, ना ही सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। तो मैं सर से चाहूंगी जो कि हमारे मैडम, ये जो अभी अंबाझरी का मुद्दा आपने बताया, ये जो 44 एकड़ जगह की लेने की अभी बात चल रही है, तो आप आम आदमी पार्टी की आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी इसके संदर्भ में? अभी एक बार आप ब्रीफ कर दें कि आंदोलन खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या वादे करे थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे, तो फिर हम आपका जो है आंसर उस क्वेश्चन आंसर सेशन में देंगे। जी सर। कपास से बनाए जाने वाले परिधान कपड़े जो कॉटन गुड्स है उसके ऊपर लगाया गया, इसके जवाब में हमें ये उम्मीद थी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो किसानों के हित में, खास करके नागपुर जहां पर आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस समर्थित केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कि वो हमारे किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे, हमारे किसानों के हित में फैसले लेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, जहां ये चीख चीख कर कहते थे हम किसानों के हित में है,
56 इंच के सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं किसी के आगे। लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाया गया कि जहां अमेरिका ने 50% टैरिफ जब हमारे कॉटन गुड्स पर लगाया, तो भारत के अंदर जो आयात शुल्क था, जो अमेरिका से आने वाले कॉटन गुड्स थे, उसके ऊपर आयात शुल्क महज 11% था। उसे बढ़ाने की बजाय हमें उम्मीद थी कि चाइना की तरह ही भारत भी मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को देगा। जैसे जब अमेरिका ने चाइना के टैरिफ गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने पलटकर एक मजबूत जवाब दिया, आंखों में आंखें डालकर 49% टैरिफ अमेरिका के आयात पर उन्होंने लगाया, जिससे कि अमेरिका को वहां से आने वाले जो कॉटन गुड्स थे वो महंगे पड़ने लगे। तो उनका नुकसान कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए अमेरिका की सेवा में हाजिर हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अपने देश के किसानों का गला घोटकर, अपने देश के किसानों के सपनों को तोड़कर, अपने देश के खास करके विदर्भ के कपास किसानों के सपनों को आर्थिक तौर पर उनको मजबूर कर उनको खुदकुशी की ओर धकेल कर अमेरिका के चरणों में नतमस्तक होते दिखाई दिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने 11% जो आयात शुल्क था भारत के अंदर अमेरिका से कॉटन गुड्स के आने वाला, उसे बढ़ाने की बजाय घटाकर 0 कर दिया, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि नागपुर स्थित आरएसएस के समर्थन से फल रही है, फूल रही है, पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। हर बार उनका किसान विरोधी चेहरा समय समय पर सामने आता है। आज महाराष्ट्र के अंदर तमाम किसान भाई कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक अच्छे मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फसलों की सही कीमत मिल सके, फसलों के सही दाम मिल सके, इसके लिए आंदोलन कर रही है। लेकिन आंदोलनकारियों को सिर्फ और सिर्फ लाठियां, सिर्फ और सिर्फ एफआईआर और सिर्फ हताशा और निराशा के अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। और ये और ज्यादा दुख का विषय है, और ज्यादा हैरानी और शर्म का विषय है कि जो विदर्भ का हमारा किसान, कपास का किसान है, वो वैसे ही कपास की खेती में बहुत कुछ ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं प्राप्त करता है, लेकिन उसको आर्थिक तौर पर मजबूती देने की बजाय, उसको जो है मौसम की मार का सही मुआवजा देने की बजाय, उनको प्रेरित करने की बजाय, सरकार की ओर से साथ देने की बजाय, केंद्र सरकार ने उनको खुदकुशी की ओर धकेलने का काम, आर्थिक तौर पर कमजोरी से और ज्यादा कमजोर करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले कपास किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जिस दिन ये टैरिफ को घटाकर 11 से 0 किया गया आयात शुल्क को अमेरिका से आने वाले कॉटन गुड्स के, तो सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसका विरोध करा। और आज पूरी मजबूती से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही थी, आज हम नागपुर की पूरी आम आदमी पार्टी की यूनिट इस बात को दोहराती है कि केंद्र की सरकार जल्द से जल्द इस आयात शुल्क को, जो कि 11% से घटाकर 0 किया गया है, इसको बढ़ाकर 50% करे, हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले, मौसम की मार से खराब हुई कोई भी फसल हो, कपास के साथ साथ अन्य कोई भी फसल हो, अगर वो मौसम की मार से खराब होती है तो उनको उचित मुआवजा मिले, फसलों का उचित दाम मिले, तमाम किसान भाइयों का कर्ज माफ हो, उनके ऊपर जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं उन केसों को खत्म किया जाए और आर्थिक तौर पर सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारे किसानों को मजबूती देने का काम किया जाए। अगर हमारी सरकार
ऋण माफी कर भी देगी तो भी कपास के ऊपर जो शून्य हमारा आयात शुल्क लगा है तो भी हमारा किसान इससे उभर नहीं पाएगा। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा अमेरिका से आने वाला कॉटन गुड्स है उसके ऊपर आयात शुल्क उतना ही लगाया जाए जितना कि अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है, जो भारत से कॉटन गुड्स जो है अमेरिका में जाते हैं। तो आज आपके माध्यम से डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैं ये बात सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने की किया जो है प्रयास कर रही हूं कि हमारे किसानों की जो दुर्दशा है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसमें सत्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ा सा तरस खाएं और अपने अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग ना करें और विदेशों की महिमा मंडल गुणगान और उनके आगे डरना और झुकना बंद करें। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, स्वदेशी को बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं, और दूसरी ओर जो स्वदेशी है, जो हमारे किसान हैं, वो किस प्रकार से खुदकुशी को गले लगा रहे हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, किस प्रकार से वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो मुझे लगता है स्वदेशी गुड्स को जो है प्रमोट करने के साथ साथ हमारे किसानों के भी अच्छे जीवन का रहन सहन को वो प्रमोट करें, उनके कर्ज को माफ़ करें, उनको बेहतर से बेहतर जो है मौके दें ताकि वो खेती में और बेहतर प्रदर्शन करें और देश को सक्षम बनाएं, देश को विकसित बनाएं। ये आज का हमारा पहला विषय था। और जो दूसरा, के पहले जब भारतीय जनता पार्टी को ये नज़र आया कि अम्बेडकरी जनता उनके खिलाफ वोट करेगी, तो उन्होंने आंदोलन स्थल पे आके, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आंदोलन स्थल पे आके 3 वादे किए थे जो लिखित स्वरूप में हम लोगों को दिए गए। पहला वादा ये था कि गरुड़ा अम्यूज़मेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाएगा। और रद्द करने से पहले उन्होंने एक बात रखी थी कि महाअधिवक्ता से अभिप्राय लिए जाएंगे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर महाअधिवक्ता से अभिप्राय नहीं लिए और सीधी तौर पे अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो हो सकता है कि ठेकेदार कोई मुआवजा का दावा सरकार के ऊपर ठोकेगा। पहला वादा ये था। दूसरा वादा ये था कि इसके आगे जो भी भवन का निर्माण होगा वो सरकारी निधि से होगा, प्राइवेट निधि से भवन का निर्माण नहीं होगा। और तीसरा वादा ये था कि अंबाझरी गार्डन को आम जनता के लिए पहले की तरह खुला किया जाएगा और महानगर पालिका के सुपुर्द किया जाएगा और उसकी देखरेख महानगर पालिका को दी जाएगी। इस संदर्भ में चौथा वादा वो था कि वो बनाया जाएगा सरकारी फंड से। हाँ, सरकारी फंड से वो बनाया जाएगा, ये एक उनका वादा था। अब जो स्मारक तोड़ दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब जी के नाम पर जो स्मारक बना हुआ था, वो गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क कंपनी के लोगों के द्वारा वो धराशायी कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो आंदोलनकारियों को शांत कराने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये वादा किया था कि इसको जल्दी से जल्दी स्मारक को बनाया जाएगा और सरकारी फंड से बनाया जाएगा। लेकिन आज भी वो स्थिति जो की त्यों है। उसके बाद की घटना ऐसी है कि डीपीडीसी द्वारा दलित सुधार वस्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए भवन बनाने के लिए, लेकिन वो जो मंजूरी दी गई वो अब समाज भवन के लिए दी गई, जबकि ये जो भवन गिराया गया ये सांस्कृतिक भवन है। अब सांस्कृतिक कार्य को बढ़ावा देने की जवाबदारी आर्टिकल 243W जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 243W के तहत एक शेड्यूल 12 है जिसके अंदर एक एंट्री नंबर 13 है, वो जवाबदारी महानगर पालिका की है। तो हमारी शुरू से मांग थी कि ये संवैधानिक जवाबदारी महानगर पालिका की है और ये सांस्कृतिक भवन है, तो उसका स्वरूप ही सरकार ने पूरा बदल दिया। लेकिन हुआ क्या कि ठेका पीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार को दिया गया, लेकिन उसको ज़मीन का ताबा नहीं दिया एमटीडीसी ने,
क्योंकि ठेकेदार ने ताबा देने से मना कर दिया। तो 2023 में जो टेंडर 10 करोड़ का समाज भवन का हुआ, उस पर भी कोई अमल बजावनी नहीं हुई, वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। लेकिन उसका हम विरोध करते हैं। हमें सांस्कृतिक भवन चाहिए संविधान की तरतूद के तहत। उसके बाद अभी जो हमारे पालक मंत्री है, उन्होंने ये कहना चालू कर दिया है कि महानगर पालिका ये जो ज़मीन है ये इसको वापस किया जाएगा महानगर पालिका को। और 2 दिन पहले अखबार में खबर आई है कि महानगर पालिका ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि क्योंकि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2021 से कुछ नहीं कर पाई, तो ये ज़मीन हमें वापस की जाए। अब ये भी एक जुमला है इस सरकार का, इस भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह से उन्होंने पहले जो वादे किए थे 2023 में इलेक्शन के वोट बटोरने के लिए, वैसे ही ये वादे अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए उन्होंने किए हैं। इसकी वजह ये है कि नागपुर महानगर पालिका के पास कोई अधिकार नहीं, ना ही कोई आधार है कि वो ज़मीन वापस मांगे सरकार से। महानगर पालिका ने सर्वसम्मति से जनरल बॉडी में ठहराव करके वो ज़मीन दी थी शासन को। शासन ने वो एमटीडीसी को दी, एमटीडीसी ने वो गरुड़ा का दी। अब अगर ज़मीन वापस जानी है महानगर पालिका को, तो सबसे पहले जो गरुड़ा कंपनी का और एमटीडीसी का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले उसे रद्द करना पड़ेगा। वो रद्द होने के बाद वो सबलीज डीड रद्द करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो शासन निर्णय है, जो 1 रुपये में ज़मीन दी गई एमटीडीसी को, उसको रद्द करना पड़ेगा। और फिर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि ये ज़मीन महानगर पालिका को दी जाए। तो ये फिर से ये जुमला करके और इस तरह से दिशा बोल करके इलेक्शन में अपने वोट को बटोरने के लिए और वोट को बचाने की ये एक षड्यंत्र है। और हम लोग सावध करना चाहते हैं, हम लोग सावधान करना चाहते हैं अम्बेडकरवादी जनता को कि इस भूल भुलैया में, इस झूठे जुमले में ना आए और भाजपा को किसी भी हाल में दोबारा चुन के आने ना दे लोकल बॉडी इलेक्शन। एक तर तुमची मागणी काय आहे की 20 एकरसाठी पाहिजे 44 एकर पाहिजे, काय मागणी काय? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। हमारी ना ज़मीन है ना हम मांग रहे हैं। ये ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन है, ये हमारी कोई निजी ज़मीन नहीं है, ना हमारी किसी संस्था के। वेला मैडम ने कहा कि 272 दिन आम आदमी पार्टी हमारी मांग आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वावर आंदोलन झाला, तर तो आंदोलन तो 20 एकड़ साठी होता, 20 एकड़ के लिए आंदोलन था, है ना? जो आंदोलन किया गया मैडम, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में 272 दिन महिलाओं ने आंदोलन किया, वो आंदोलन ही 20 एकड़ के लिए था। तो आप डिमांड क्या करें? 20 एकड़ की डिमांड करें कि स्मारक की डिमांड करें? पहली बात तो वो सामाजिक आंदोलन था। सामाजिक संस्थाओं की, समाज की अम्बेडकरवादी महिलाओं ने उस आंदोलन को भूमिका दी थी, उस आंदोलन को जो है रंग दिया था। और आम आदमी पार्टी का पूर्ण रूप से उस आंदोलन को समर्थन प्राप्त था माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी है। अम्बेडकर जी के संविधान को मानना, शिक्षा का प्रसार प्रचार करना, न्याय संगत बात करना, ये आम आदमी पार्टी के मूल सिद्धांतों में से एक है। हमारी मांग ना 20 एकड़ के लिए है और ना ही 24 एकड़ के लिए है। हमारी मांग भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम नेताओं और अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की है। हमारी मांग बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन है, जिसको तोड़ा गया, उसको जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराने की है। हमारी मांग 24 एकड़ में जो गार्डन था, जो पहले आम जनता के लिए खुलता था, पुनः आम जनता के लिए खुलवाने की है। हमारी मांग 180 करोड़ रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी चोरी हुई है और उसमें जो लिप्त नेता, अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की है। और हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जो उस वक्त के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बोले गए जो झूठ कह लीजिए या जुमले कह लीजिए या आंदोलन को खत्म कराने के लिए आश्वासन कह लीजिए या मीठी गोली कह लीजिए, उसको सत्यापित कराकर जनहित में आधिकारिक तौर पर उसको कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर अमली जामा पहनाने का है। जी, कोई और सवाल? फिर आगे के रणनीति क्या है? देखिए, पहले हमने इसके लिए 272 दिन आंदोलन करा, अपनी आवाज को बुलंद किया और ना सिर्फ नागपुर, महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से, जिलों से, शहरों से
तमाम अम्बेडकरवादी बहनें, बेटियां, भाई, समाज सेवी इस आंदोलन में जुड़े। अगर सरकार को ये लगता है कि ये आंदोलन खत्म हो गया है तो वो अभी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये आंदोलन जल्द ही शुरुआत हम लोग इसकी करने वाले हैं, और अगर इस बार आंदोलन शुरू हुआ तो महाराष्ट्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर ही हम लोग दम लेंगे। मैम, वो विषय यही है कि जो आप कह रहे कि महाराष्ट्र से लोग इसीलिए जुड़े थे कि 20 एकड़ जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए आरक्षित थी, ऐसा बताया गया था। आपके जो है सहयोगी बैठे, ये लीड कर रहे थे वो आंदोलन को, लोगों को यही बताया गया था कि 20 एकड़ जगह जो है बाबा साहब आम्बेडकर की आरक्षित है। अभी आपके सहयोगी कह रहे कि वो जमीन सरकारी है, स्मारक चाहिए 20 एकड़ में चाहिए, क्या चाहिए यही तो क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं तो इसी का अब जो सरकारी जो विषय है, जो करप्शन हुआ वो ठीक है, वो आप उसके लिए लड़ाई लड़ोगे। आम्बेडकरी समाज को क्या मिल रहा है? 20 एकड़ जगह में स्मारक मिल रहा है कि स्मारक ही मिल रहा है? देखिए, आप इसको फिर नहीं समझ रहे। मैं समझ गया। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ, हम यहीं पे रहते, हमने वो आंदोलन बहुत कवर किया, अच्छे से कवर किया। 20 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क स्मारक जो है वो है, ऐसा बोल के 272 दिन महिलाओं को बैठाया गया, आम्बेडकरी समाज के लोगों को। अब आप कह रहे हो कि हमको स्मारक चाहिए तो 20 एकड़ में चाहिए, या फिर इसमें स्मारक चाहिए जो 15 या 20 हजार स्क्वायर फीट में हो, क्या चाहिए? नहीं, देखिए, आप समझ नहीं पा रहे। हमने जो अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत करी वो इस चीज पर ही जोर देते हुए करी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दलित विरोधी है, झूठ बोलती है। मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। पूर्ण रूप से झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, दलित विरोधी इनकी मानसिकता समय समय पर उजागर होती है, और भ्रष्टाचार। तो पहला आपको बताया गया 20 एकड़ में जो सांस्कृतिक भवन था उसको तोड़ा गया। हमारा आंदोलन इसी पे था कि हमारा उसको पुनर्निर्माण करके दिया जाए। बिल्कुल नहीं, माननीय आपको गलतफहमी नहीं, बिल्कुल आप कंप्लीट करेंगे। नहीं पहला आंदोलन जो हुआ नहीं, आप बता देंगे, बारीकी से बताएंगे। देखिए, आपको शायद कहीं कोई देखिए सुनिए, आप बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे हम ये आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद है। आम आदमी पार्टी का स्टैंड शुरू से क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, और आज भी वही स्टैंड है। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन था महिलाओं को, और आम आदमी पार्टी आज भी इस आंदोलन को लेके बहुत से उन्होंने रिट पिटीशन डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब आप ध्यान से समझिए, पूरी ज़मीन सरकार की है, महानगर पालिका के पास थी। हमारा मानना है कि 20 एकड़ में स्मारक था, स्मारक को अवैध तरीके से तोड़ा गया। मानना है या डॉक्यूमेंट से? सर सुन लीजिए सर, मला क्लियर क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए थोड़ा सा। वांद्रे जी पूरी बात सुनिए पहले। आप अरे आप बात तो सुनिए, बात तो पूरी करने दीजिए पहले। नहीं रुकिए, हमेशा की आदत है उनकी, आज की आदत है। आप मेरी बात, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे माननीय पत्रकार बंधु जी, आपका नाम क्या है? अमित जी, जब कोई बोल रहा होता है फ्लो में, लिसन, मैं भी पत्रकार रही हूँ, है ना। अगर आपने मेरे बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि मैं भी पत्रकार रही हूँ। एक पत्रकार पहले शांति से सुनता है, आप सुन तो लीजिए उन्हें कि वो क्या है। अब वो फ्लो में कुछ बोल रहे हैं, अगर आप एक ही शब्द पकड़ लेंगे, क्या पता वो शब्द अगला क्या कनेक्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे, अमित जी, नहीं आप समझ लीजिए ना अमित जी, आप समझ लीजिए ना अमित जी, एक बार उन्हें बोल लेने दीजिए। आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब देकर जाएंगे, आपका राइट है। आपका अच्छा, वो चिढ़ते हैं, वो आपको ऐसा लगता है। और एक पत्रकार का तो धर्म है कि अगर वो कोई चिढ़ता भी हो तो भी उससे जवाब लेकर जाए, आर्गुमेंट ना करें। और सिर्फ आप ही नहीं है इस प्रेस वार्ता में, आप पीछे देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, आपको जवाब। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप पहले पूरे सवाल कर लीजिए, मैं आपसे जवाब देता हूँ। ठीक है, आप करिए। आप या तो करो कि पहले खूब सारे जवाब दे, सवाल को कर लो, फिर ऐसे 1 to 1 नहीं। अगर अमित जी लिसन, अमित जी, अगर आपको 1 to 1 करना है, सेपरेटली बैठते हैं, 1 to 1 करते हैं। लेकिन अगर कॉमन बाइट, आप कॉमन बाइट और सेपरेटली समझते हैं ना? नहीं, लिसन, कॉमन बाइट और सेपरेट में समझते हैं, नहीं समझते? तो अभी एक बार कॉमन ब्रीफिंग हो जाए। अगर आपको इंडिविजुअली 1 to 1 करना है, हम बहुत
सौभाग्यशाली है कि आपके साथ 1 to 1 करेंगे, हमारा सौभाग्य है। लेकिन अगर ये कॉमन है तो प्लीज कॉमन की तरह सवाल ना कॉमन जनरली जाना चाहिए मैडम, हाँ। सच है वो। तो फिर या तो फिर नहीं पूछ रहा हूँ, सारे सवाल दे दीजिए, हमारा जो जवाब है हम दे देंगे। या तो आपका काम है चलिए, आपका सवाल बताइए। या तो सारे सवाल पहले दे दो। 20 एकड़ की जगह हाँ। है क्या आप मान रहे हो? आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर ये सरकारी जगह आप मान रहे हो? क्या मान रहे हो? अरे 272 दिन 20 एकड़ पे बैठाया गया ठीक है, था। पहला सवाल आपका है कि 20 एकड़ की जगह मैं मानता हूँ सरकारी है, किसकी है, ये आपका सवाल है, करेक्ट नहीं, है? इनको इस पे कंफ्यूजन है कि मानो मत, फैक्ट दो। नहीं सुनिए, ऐसा है, ये 20 एकड़ जगह महानगर पालिका के ताबे में थी, ये नजूल की जगह है। ये 20 एकड़ जगह आवंटित की गई थी भवन के लिए 70 के शतक में, और उसके जो ठहराव है या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आज मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये दावा हम 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, सरकार को हमने कई बार लिख के दिया है। जगह जमीन का मालिक सरकार है, सरकार ने कभी भी इसको झुटलाया नहीं है, और सरकार मुक्त तरीके से ये मानती है कि ये पूरी 20 एकड़ जमीन इसके लिए है, इस भवन के लिए है। और मैं जो बोल रहा हूँ अगर ये गलत है तो आप सरकार से सवाल कीजिए कि ये जगह अगर भवन की नहीं है तो किसकी है, ये मेरा जवाब है। और कोई क्वेश्चन? 20 साल से 20 जो 272 दिन जो बैठाया गया था, तो ये समाज को क्यों नहीं बताया गया कि सरकार जो है वो 20 एकड़ जगह, सरकार जो बोलती है कि सरकारी जगह, आप तो कहते थे कि बाबा साहब की जगह है। नहीं, अरे भाई ठराव तुम्हाला देण्यात येतील ते समजा डॉक्यूमेंट ते तुम्हाला डॉक्यूमेंट्स ने आमचा अरे भाई सरकारी जमीन नहीं, सरकारी जमीन। अरे भाई सुनो, 2 बातें फिर से सुन लो, बात घुमाने की बात अलग है। बिल्डर है, गरुड़ा करके जो बिल्डर है, हाँ उन्होंने ये बोला है कि जो अम्बेडकर भवन स्मारक जो बनाना है, हाँ मैं मेरे पैसे से बनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ। और कैसा हुआ, वो बिडर थे, 3 बिडर थे उसके अंदर में, हाँ उनको बिडिंग में वो जगह मिली हुई है। हाँ तो उनका ऐसा कहना है कि मैं तो प्रॉपरली बाय प्रोसेस लिया हूँ, हाँ मेरी तो कोई गलती है नहीं उसमें, हाँ मैंने तो बिडिंग से लिया है। हाँ। ये जो जगह है एमटीडीसी ने उनको दी गई है, हाँ। अभी ये केस कोर्ट में भी है। हाँ तो उनका कहना है मैं तो स्मारक बना के देने को तैयार हूँ। तो अभी ऐतराज किस बात में है आपको कि अगर देखिए, कोई बना के दे, अभी सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो स्मारक बनाए, और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं बना के दे रहा हूँ, तो आपको उसमें ऐतराज क्या है? हाँ अब मैं बताता हूँ आपको। लाउडस्पीकर लीजिए हाँ, सर। हाँ, पहले आपने क्या बोला कि गरुड़ा को चालू नहीं है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? देखिए, पहला आपने क्या बोला कि गरुड़ा को टेंडर के माध्यम से ये जगह दी गई है, हम मान्य करते हैं, लेकिन टेंडर में घोटाला होगा, ठीक है, पहली बात। और वो घोटाला जो हुआ वो हम लोगों ने कई बार सरकार को उसके लिए निवेदन दिया, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारे कुछ आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर किया, वहाँ से स्टे मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे मिला हुआ है और सरकार का भी स्टे है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका ये कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है स्मारक बनाने के लिए, तो ये बात आपके पास कहाँ से आएगी? सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार तो ये कहती, सुनिए, ये सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा सरकार की तरफ से आज तक कोई वक्तव्य आया नहीं है। तो ये बात जब देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री थे उस समय विकास ठाकरे जी पूरा, ये एक चिट्ठी पढ़ लीजिए सरकार की, इसमें उन्होंने खुद लिखा है, सरकार ने चिट्ठी तो पढ़ी है साहब, आपको दी है, उसमें सरकार ने वादा किया है। सरकार की चिट्ठी को भी आप झुटलाएंगे? सरकार की चिट्ठी दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, उसके अंदर 3 वादे दिए हुए हैं, वो कलेक्टर ने अपने साइन से दिए हैं। आपका भी कहना है कि कलेक्टर भी झूठ बोल रहा है और उप मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहा है, और ये सरकार के पास नागपुर शहर के लिए विकास के लिए 1 लाख करोड़ खर्चा करने के लिए है और स्मारक के लिए पैसा नहीं है। अभी जब टेंडर दे चुके हैं अपन उनको और उन्होंने काम चालू किया है, तो हाँ। उनका कहना ऐसा है कि मैं तो बना के देने को तैयार हूँ। टेंडर में, वो बना रहे हैं, टेंडर किस के लिए है? टेंडर जो है टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए है, टेंडर में स्मारक बनाने की बात ही नहीं है। कहाँ से बात? उसमें है 15,000 स्क्वायर फीट में बनाने के लिए। अरे कहाँ टेंडर में, कहाँ बताइए? टेंडर, मुझे एक बात बताइए, टेंडर में है सर। नहीं है, मैं दावे से बोलता हूँ नहीं है, मैंने टेंडर पढ़ा, आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा था सर, आपने पढ़ा, इसलिए आपको एक बार बोल रहा हूँ। और उसके अंदर में देखिए, ये आपकी और हमारी बहस का विषय नहीं है। अगर आपको मैं ये पूछ एक रहा हूँ। सेकेंड,
अगर आपको लगता है कि टेंडर में ऐसा कुछ लिखा है और यहाँ ऐसा लगता है कि नहीं है, तो जिस तरीके से अभी हमने 180 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी का ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जब हम अपना वक्तव्य रख रहे थे, तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई कागज है, जैसा अभी इनके पास एक कागज है जिसमें सरकार ने लिखित दिया है, कलेक्टर के साइन से दिया है कि सरकारी फंड से हम उसे बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर टेंडर का वो कागज, वो टेंडर की कॉपी आपके पास भी होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल परसों दोबारा बैठ जाएगी, आप अपना कागज दिखा दीजिएगा, हम अपना कागज दिखा देंगे। क्या है कि आपकी डिमांड क्या है अभी? आपकी डिमांड, हमारी डिमांड ये है कि जो आज के मुख्यमंत्री हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो आश्वासन लिखित रूप में दिए, जो कलेक्टर ने उसको कंफर्म किया है, वो अपने दिए हुए आश्वासन पे अमल करें। अगर पहली नहीं बात करते तो क्या आप आंदोलन करेंगे? क्या करेंगे? करेंगे ना, आंदोलन यही करेंगे तो ना, बताया अभी। पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार भी जब ये आपके असेंबली के इलेक्शन आए थे तो इस तरह के झूठे दिलासे दिए गए थे ताकि वोट ना बिखर जाए बीजेपी का। आज भी जब लोकल बॉडी इलेक्शन आए हैं तो दोबारा से यहाँ के जो पालक मंत्री है बावन फुले जी, वो बता रहे हैं कि महानगर पालिका अब ये जमीन वापस लेगी। आया पेपर में। फिर महानगर पालिका की तरफ से भी एक अखबार में न्यूज़ आई है कि महानगर पालिका ने प्रस्ताव भेजा है सरकार को कि ये ज़मीन हम वापस मांग रहे हैं, क्योंकि एमटीडीसी इस पे 5 साल तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। ये खबर आपने सबने पढ़ी होगी। लेकिन ये फिर से एक जुमला है और अम्बेडकरी समाज की दिशा भूल करने का एक षड्यंत्र है। उसकी वजह ये है कि अगर ये ज़मीन महानगर पालिका को वापस जाना है तो सबसे पहले गरुड़ा और एमटीडीसी का कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना पड़ेगा, उसके बाद सबलीज डीड को रद्द करना पड़ेगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, शासकीय निर्णय है 1 रुपये में जो एमटीडीसी को जगह दी गई है, उसको रद्द करना पड़ेगा, और उसके बाद एक नया शासकीय निर्णय लेना पड़ेगा कि ये ज़मीन अब वापस महानगर पालिका को दी जा रही है। हमारी मांग ये है कि अब जो अंबेडकर भवन बनेगा वो एक भव्य भवन बनेगा और 500 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार ने अंबेडकर भवन के लिए सुरक्षित करना चाहिए, और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसका ब्लूप्रिंट बना के ज़मीन वापस करवा के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा के ये काम शुरू करना चाहिए। अंबेडकर समाज भवन जो डीपीडीसी ने मंजूर किया है दलित वस्ती सुधार योजना के अंतर्गत, वो हमें मंजूर नहीं है। हमें संविधान के तहत जो महानगर पालिका की जवाबदारी है, जो एंट्री नंबर 13 शेड्यूल नंबर 12 आर्टिकल 243 के तहत दर्ज है संविधान में, वो दायित्व और वो जवाबदारी महानगर पालिका अपनी पूरी करे। विधानसभा है तो आप कुछ मोर्चा पर प्लान करेंगे आपकी मांग? आपको बता दिया जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। संघर्ष ये छोटा नहीं है, संघर्ष ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जिस तरह से शुरुआत में ही हमने बोला कि दलित विरोधी, झूठे और भ्रष्टाचारी सरकार का लगातार हम लोग चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, ये उसमें एक कड़ी है जो कि संघर्ष 272 दिन चला, और उनके जुमलों में या तो उनके जुमलों में फंसकर या प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जो पद है उसको संविधान के तहत उसके ऊपर विश्वास कर हम लोगों ने अपना आंदोलन जो स्थगित किया है वो कभी भी शुरू हो सकता है, और वो कब शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, सबसे पहले उसकी जानकारी आप लोगों को ही दी जाए। दोस्तों, आपने पूरी पत्रकार परिषद सुनी है, तो निश्चित रूप से नागपुर में नया जो है डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल संघ का जो यहाँ पर कार्यालय खुला है, आपकी समस्याएं भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। ये मंच जो है ये सभी के लिए खुला है, तो निश्चित रूप से आप आइए, WH न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।